नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग के संबंध में चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लगभग मैंने देखा है इधर जो भी परीक्षाएँ हो रही हैं, भारतीय संविधान के भाग से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। यह वीडियो आगामी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सहित सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो भारतीय संविधान में भाग हैं तो उनकी संख्या क्या है और उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। हम सभी को मालूम है कि भारतीय संविधान में कुल 22 भागों का उल्लेख मिलता है। मतलब कुल संविधान में 22 भाग हैं और प्रत्येक भाग में जो है भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय राज्य, संघ शासित क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य से संबंधित उल्लेख प्राप्त होता है। तो मैं आपको प्रत्येक भाग के संबंध में बताऊंगा और साथ ही साथ उनसे संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में भी संक्षिप्त चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 1। तो जो भारतीय संविधान का भाग 1 है उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का विवरण प्राप्त होता है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का विवरण प्राप्त होता है और इससे संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 हैं। मतलब भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद हैं, जिसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है पहले अनुच्छेद में। दूसरे में है नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना। तीसरे में है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। और चौथे में है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन और अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो यह भारतीय संविधान के भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद हैं जो कि जिस संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित हैं। आगे है भारतीय संविधान का भाग 2। तो भाग 2 में नागरिकता का विवरण प्राप्त होता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय या नागरिकता का विवरण किस भाग में प्राप्त होता है। तो नागरिकता का विवरण भाग 2 में प्राप्त होता है और अनुच्छेद 5 से 11 का विवरण इसमें प्राप्त होता है। मतलब भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 अनुच्छेद हैं। 5 से 11 तक का जो है विवरण भाग 2 में प्राप्त होता है। तो इसमें जो है जैसे है आर्टिकल 5 में है संविधान के प्रारंभ होने पर जो नागरिकता का प्रावधान है। 6ठे अनुच्छेद में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। इसी प्रकार से जो है इसमें नागरिकता संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। इसके बाद है भाग 3। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण प्राप्त होता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक का विवरण भाग 3 में है। कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। उसमें मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे जो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक विधिक के रूप में रखा गया है। एक विधिक अधिकार ही है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर एक विधिक अधिकार है। यह प्रश्न भी परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। इसी प्रकार से जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का विवरण प्राप्त होता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और अनुच्छेद 36 से 51 तक का विवरण जो है भाग 4 में प्राप्त होता है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का विवरण प्राप्त होता है। इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक बार मैं अलग वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे। वैसे मैंने नीति निर्देशक तत्व पे अलग से एक वीडियो बनाई है, मौलिक अधिकार पे, उद्देशिका पे है, आप उसे
देख सकते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ अपने सुझावों से भी हमें लाभान्वित करें। इसके बाद है भाग 4 का। भाग 4 का, तो भाग 4 का में जो है मौलिक कर्तव्यों का विवरण प्राप्त होता है और मौलिक कर्तव्यों को जो है अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद जो है भाग 5, तो भाग 5 में संघ का विवरण प्राप्त होता है। भाग 5 में जो है संघ का विवरण प्राप्त होता है, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका के संबंध में चर्चा है। इसमें राष्ट्रपति, जैसे कार्यपालिका है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में उसमें चर्चा है। और भाग 2 में या अध्याय 2 में जो है इसमें संसद के संबंध में चर्चा है, मतलब संसद का गठन कैसे होता है, कार्य संचालन कैसे होता है, उसमें सदस्यों के लिए कौन कौन से अर्हताएँ निरर्हताएँ होती हैं, विधायी प्रक्रिया क्या होती है, वित्तीय विवरण कैसे प्राप्त होते हैं, साधारण प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, राष्ट्रपति की विधिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद उसमें संघ की न्यायपालिका है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में चर्चा है। अनुच्छेद 124 से लेकर 146 तक, अनुच्छेद 147 का जो है निर्वसित कर दिया गया है, ठीक है। कैग के संबंध में चर्चा है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में चर्चा है। भाग 6, ठीक है, भाग 6 में जो है एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा, जो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 152 तक का उल्लेख मिलता है, मतलब अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 152 तक का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में प्राप्त होता है, जिसमें संघ का विवरण है। इसी प्रकार से भाग 6 में जो है राज्यों का विवरण प्राप्त होता है। भाग 6 में राज्यों का विवरण प्राप्त होता है, जिसमें अनुच्छेद 153 से लेकर 227 तक के अनुच्छेद हैं। भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर 237 तक का विवरण प्राप्त होता है। इसमें जो है राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका मतलब राज्यपाल के संबंध में चर्चा है, मंत्रिपरिषद के संबंध में चर्चा है। अनुच्छेद 165 में जो है राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में चर्चा है, राज्यों के विधानमंडल के संबंध में चर्चा की गई है। तो ये सब जो है इस राज्यों के विवरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है हमारे संविधान का भाग 7 है। भारतीय संविधान का भाग 7 है, तो भारतीय संविधान के भाग 7 में जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों का विवरण प्राप्त होता है और बाद में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों का विवरण प्राप्त होता है, जिसे बाद में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा निरसित कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो है भाग 8, भारतीय संविधान का भाग 8 जो है वह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के संबंध में चर्चा है, साथ ही साथ अन्य संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 242 तक का विवरण भारतीय संविधान के भाग 8 में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान का भाग 9, तो भाग 9 में जो है यहाँ पे 9 क हो गया, गलत है, ये भाग 9 है। तो भाग 9 में पंचायतों का विवरण प्राप्त होता है। भाग 9 में पंचायतों का विवरण प्राप्त होता है, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ा तक का विवरण प्राप्त होता है। भाग 9 क में जो है नगरपालिका, यहाँ पे नगरपालिका हो गया, नगर पालिका का विवरण प्राप्त होता है और अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 या 6 तक का विवरण भाग 9 का में प्राप्त होता है, ठीक। इसी प्रकार से भाग 9 ख में जो है सहकारी समितियों का विवरण प्राप्त होता है और अनुच्छेद 243 या जा से लेकर 243 या ना तक का विवरण प्राप्त होता है,
ठीक है। प्रश्न आता है कभी कभी मिलान के लिए दे दिया जाता है या अलग से दे दिया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का विवरण भारतीय संविधान के किस भाग में प्राप्त होता है, नगर पालिका का विवरण भारतीय संविधान के किस भाग में प्राप्त होता है, या सहकारी समितियों का विवरण भारतीय संविधान के किस भाग में प्राप्त होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था भाग 9, अगर नगर पालिका पूछा जाता है तो 9 का, और अगर जो है सहकारी समितियां पूछी जाती हैं तो 9 खा। इसी प्रकार से जो है भारतीय संविधान का जो भाग 10 है उसमें अनुसूचित एवं जनजात क्षेत्रों का विवरण, अनुसूचित एवं जनजात क्षेत्रों का विवरण प्राप्त होता है, और अनुच्छेद 244 से लेकर 244 का तक का विवरण इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें मतलब जो अनुच्छेद 244 है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजात क्षेत्रों के प्रशासन का विवरण होता है, और 244 का में असम के कुछ जनजातीय क्षेत्र को समाविष्ट करने वाला एक जो है स्वशासी राज्य बनाने के संबंध में चर्चा की गई है। इसी प्रकार से जो भारतीय संविधान का भाग 11 है, तो भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों का विवरण प्राप्त होता है। संघ एवं राज्यों के बीच के संबंधों का विवरण प्राप्त होता है। तो अनुच्छेद 245 से लेकर 263, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक का विवरण जो है भारतीय संविधान के भाग 11 में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें जो है 2 अध्याय हैं। अगर देखा जाए भाग 11 में तो 2 अध्याय है। तो अध्याय 1 में जो है विधायी शक्ति का विवरण है, विधायी शक्तियों का विवरण प्राप्त होता है, और अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक का जो है विधायी शक्तियों का इसमें उल्लेख प्राप्त होता है, और 256 से लेकर 263 तक, 256 से लेकर 263 तक जो है प्रशासनिक शक्तियों का विवरण प्राप्त होता है। इसी में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में भी चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 263 के तहत है। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में चर्चा की गई है। अगर न्यायाधिकरण की बात आती है, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अंतर्राज्यीय नदियों के न्यायाधिकरण से संबंधित अगर कोई वाद विवाद है या जल संबंधी कोई विवाद का निपटारा करना होता है तो अनुच्छेद 262 का सहारा लिया जाता है, अनुच्छेद 262 का सहारा लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है भाग 12, तो भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद का विवरण प्राप्त होता है, और अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का तक का इसमें उल्लेख है। ठीक, अगर पूछ लिया जाए अनुच्छेद 264 से 300 का तक का विवरण भारतीय संविधान के किस भाग में प्राप्त होता है, तो भाग 12 में प्राप्त होता है। वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद का विवरण भारतीय संविधान के किस भाग में प्राप्त होता है, भाग 12 में प्राप्त होता है। इसके बाद जो है भाग 13, तो भाग 13 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर व्यापार वाणिज्य एवं समागम का विवरण प्राप्त होता है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर व्यापार वाणिज्य एवं समागम का विवरण प्राप्त होता है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक वर्णित है। अनुच्छेद 301 से 307 तक वर्णित है। प्रश्न पूछ लिया जाए अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक का विवरण भारतीय संविधान के किस भाग में प्राप्त होता है, भाग 13 में। भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर व्यापार वाणिज्य एवं समागम का विवरण किस भाग में प्राप्त होता है, भाग 13 में प्राप्त होता है। इसके बाद जो है भाग 14 है, तो भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का विवरण प्राप्त होता है, और अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें जो है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख प्राप्त होता है अनुच्छेद 312 में। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका भाग 15 या नहीं,
यहाँ पे है ना 308 से 323, तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो है लोक सेवा आयोग का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें संघ और राज्यों के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो है भारतीय संविधान का भाग 15, भारतीय संविधान का भाग 15 है, तो भाग 15 में जो है निर्वाचन आयोग का विवरण है, निर्वाचन का विवरण प्राप्त होता है, जिसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक का उल्लेख प्राप्त होता है। तो अनुच्छेद 324 से 329 तक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में प्राप्त होता है? भाग 15 में। निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 15 का में किया गया है। एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूँगा, एक भाग 14 का भी है, भाग 14 का है, तो भाग 14 का में जो है प्रशासनिक अधिकरण और अन्य विषयों के अधिकरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद जो है भाग 16 है, तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का विवरण है। अनुच्छेद 330 से 342, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक का विवरण भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 16 में, भाग 16 में। इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का विवरण किया गया है। ठीक है। तो इसमें जैसे है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, जो कि आर्टिकल 330 के अधीन है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है 331। ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 333 के तहत जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान का उपबंध है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इन सब का विवरण जो है भारतीय संविधान के भाग 16 में प्राप्त होता है। इसके बाद जो है प्रश्न आता है राजभाषा का विवरण भारतीय संविधान के किस भाग में? तो राजभाषा का विवरण भारतीय संविधान के भाग 17 में है और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद जो है भाग 18 है, तो भाग 18 में आपात उपबंध का विवरण प्राप्त होता है। आपात उपबंध का विवरण किस भाग में प्राप्त होता है? भाग 18 में। तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक का विवरण जो है भाग 18 में है और यह आपात उपबंध से संबंधित अनुच्छेद हैं 352, 356, 360 जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। ठीक है। 352 के तहत जो है आपात की उद्घोषणा की जाती है। 353 के तहत आपात की उद्घोषणा का प्रभाव देखा जाता है। 354 में जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधित उपबंधों का लागू होना किसका वर्णन है? 356 में है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है उसमें क्या किया जाए? 360 में है वित्तीय, 360 में किसका विवरण प्राप्त होता है? वित्तीय आपात के बारे में। ठीक है। इसके बाद जो है भाग 19 है, तो भाग 19 जो है प्रकीर्ण है और अनुच्छेद 361 से 367 तक का विवरण इसमें प्राप्त होता है। और भाग 20 में जो है संविधान के संशोधन का विवरण प्राप्त होता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 368 किस अनुच्छेद के तहत है? किस भाग के तहत है? भाग 20। मतलब संवैधानिक संशोधन का विवरण भारतीय संविधान के किस भाग में प्राप्त होता है? भाग 20 में। और अनुच्छेद 368 जो है संवैधानिक संशोधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। मतलब भाग 20 में केवल एक ही अनुच्छेद है 368। भाग 21, तो भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का विवरण प्राप्त होता है अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। ठीक है। तो इसमें जो है जैसे 369 में है राज्य सूची के जो कुछ विषय हैं उनके संबंध में विधि बनाने की संसद की जो शक्तियां हैं, चाहे वह अस्थायी शक्तियां हो चाहे अस्थायी हो, तो मुझे लगता है इसमें अस्थायी शक्तियों के बारे में ही विवरण प्राप्त होता है। उसमें जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा के संबंध में सब विशेष उपबंध किया गया है। और भारतीय संविधान का अंतिम भाग है 22, तो उसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक का
वर्णन प्राप्त होता है। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम के संबंध में चर्चा की गई है। 394 में प्रारंभ है, 394 का में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ है और 395 निश्चित है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने जो है भारतीय संविधान के 22 भागों के संबंध में चर्चा की है और इसमें जो है कुछ भाग जैसे है संविधान का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का 5, 6, 8, ठीक है, 15, 16, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। 17, 18 ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस समय एक ट्रेंड चल गया है कि मैंने देखा है कि लगभग सभी परीक्षाओं में भाग से, भारतीय संविधान के भाग से संबंधित एक प्रश्न, चाहे वह मिलान में दे दिया जाए, चाहे किसी भाग का अलग से उल्लेख कर दिया जाए, एक प्रश्न आता ही आता है। इसलिए हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। मित्रों, आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।